हेलो। चलिए स्टूडेंट, आज देखते हैं हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स में सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के कुछ मेथड, जिनमें दो मेथड हैं, जिनमें से फर्स्ट मेथड मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। फर्स्ट मेथड है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो एक प्लांट होता है, उस प्लांट से सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे बनाया जाता है या उसका निर्माण कैसे किया जाता है। तो ये डायग्राम आपको बना हुआ नजर आ रहा है। इस डायग्राम की बाद में बात करते हैं, पहले देखते हैं इसकी थ्योरी क्या है। थ्योरी में चलते हैं, प्रिंसिपल क्या है इसका, थ्योरी क्या है। तो बेटा कॉन्टैक्ट प्रोसेस, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का कॉन्टैक्ट प्रोसेस, संपर्क विधि, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस का हम प्रिंसिपल समझते हैं, इसकी थ्योरी को समझते हैं। थोड़ा डायग्राम बड़ा है बेटा, इसलिए ये बहुत पूरा आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि बड़ा डायग्राम है। स्पेस नहीं दिख रहा है आपको, तो जो भी कुछ लिखूंगा अभी मैं वो नीचे लिखूंगा, जब तक इसको एक्सप्लेन नहीं कर देता हूँ तब तक। चलिए बेटा, प्रिंसिपल में क्या करना है। गंधक जानते ही हैं, पीले कलर की होती है गंधक, सल्फर जिसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहले बेटा सल्फर को जला लें, आयरन पायराइड को जला लें। सल्फर या आयरन पायराइड को जला करके SO2 गैस प्राप्त करते हैं। मैंने क्या बोला? मैंने बोला सल्फर या आयरन पायराइड को जला करके SO2 गैस प्राप्त करते हैं, SO2 गैस प्राप्त करते हैं। चलो इतना काम कर लेते हैं, पहले SO2 गैस प्राप्त कर लेते हैं। तो सल्फर या आयरन पायराइड को, सल्फर फर्स्ट स्टेप में देखें आप, S+O2 SO2, हमें SO2 मिल गया, सल्फर को जलाया। अब आयरन पायराइड को जलाएंगे तब भी हमें SO2 गैस मिलेगी। तो आयरन पायराइड होता है सेकंड स्टेप होता 2FeS2 प्लस 11, सॉरी बैलेंस करके लिखता हूँ, 4FeS2 प्लस 11O2 एरो 2Fe2O3 प्लस 8SO2। देखिए सल्फर को जलाया मैंने तब भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिली, SO2 गैस मिली। और आयरन पायराइड को जलाया तब भी मुझे सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिली। तो दो रिएक्शन में हमने क्या किया, या तो ऊपर वाली रिएक्शन को लिख सकते हैं या नीचे वाले रिएक्शन को लिख सकते हैं। हमें कुल मिला के क्या करना है, SO2 गैस को प्राप्त करना है। फिर क्या करना है बेटा, इस SO2 गैस को ऑक्सीजन के साथ मिश्रित करके, SO2 गैस को ऑक्सीजन के साथ मिश्रित करके 450 डिग्री सेल्सियस पर B2O5 जो एक कैटालिस्ट होता है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड होता है, B2O5 पर गर्म, वो पहले से ही हॉट होता है, गर्म होता है, डायग्राम में बताऊंगा। गर्म B2O5 पर प्रवाहित करते हैं तो हमें SO3 गैस प्राप्त होती है। तो हमें SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। इस सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को कंसंट्रेट H2SO4 में प्रवाहित करते हैं। SO3 गैस को H2SO4 में, कंसंट्रेट H2SO4 में प्रवाहित करेंगे तो क्या मिलेगा, ओलियम मिलता है, जिसको हम डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। तो SO2 गैस को क्या करना है, देखें आप, SO2 गैस को हमें प्रवाहित करना है किसमें, गर्म B2O5 में। तो थर्ड स्टेप है बेटा SO2 प्लस O2 एरो पर क्या लिखना है, B2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, कितने टेम्परेचर पर, 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। क्या मिलेगा मुझे, मिलेगा SO3 गैस मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा, SO3 गैस मिलेगी। रिएक्शन को बैलेंस करके लिखते हैं आप, 2SO2 प्लस O2
2SO3। अब ये SO3 जो गैस हमें मिली है, दिख नहीं रहा है क्या? SO3 मैं बोल रहा हूं। SO3 गैस को क्या करना है? SO3 गैस 2SO2 प्लस O2 मैं बोल रहा हूं, बोल के आप देख रहे हैं रिएक्शन को। 2SO2 प्लस O2, एरो के ऊपर B2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, नीचे है 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं इस चैम्बर पर, तो हमें क्या मिलेगा? SO3 गैस मिलेगी। SO3 गैस मिलेगी। SO3 गैस में क्या करना है? कंसंट्रेट H2SO4 मिलाना है। कंसंट्रेट H2SO4 मिलाने से मुझे ओलियम प्राप्त होगा, जिसको हम डाइसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। ओलियम में क्या करना है? ओलियम में पानी मिला करके सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त कर लेते हैं। तो इस रिएक्शन को नोट कर लें। इस रिएक्शन को अरेंज करने जा रहा हूं मैं। इस रिएक्शन को मैं अरेंज करने जा रहा हूं। चलिए, प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है कांटेक्ट प्रोसेस का। तो क्या मिला? पहले ओलियम प्राप्त कर लें हम। ओलियम प्राप्त कर लें तो SO3 गैस को, SO3 गैस ने क्या मिलाया? H2SO4, यानी SO3 गैस को H2SO4 में प्रवाहित किया। तो क्या हुआ? देखें क्या मिलेगा? ओलियम मिलेगा। H2SO7, इसको बोलते हैं डाइसल्फ्यूरिक एसिड या बोलें ओलियम। ओलियम में क्या करना है? वाटर मिलाना है। ओलियम में वाटर मिलाना है। बेटा ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से जो फैक्ट्रियां होती हैं, फैक्ट्रियों में डाइसल्फ्यूरिक एसिड का और सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण किया जाता है कंसंट्रेट H2SO4 मिला के। और लैब में बनाते हैं तो SO3 गैस में डायरेक्ट पानी मिलाते हैं तो थोड़ा बहुत बन जाएगा भैया, लेकिन ये फैक्ट्रियों में यूज नहीं होता है। क्लास नहीं सर। चलिए देखते हैं SO3 गैस में। बेटा SO3 गैस को किसमें प्रवाहित करना है? कंसंट्रेट H2SO4 में SO3 गैस को, यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को सल्फ्यूरिक एसिड में, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड में प्रवाहित करना है। तो क्या मिलेगा मुझे? मुझे मिलेगा बेटा ओलियम, जिसको हम डाइसल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं, H2SO7। अब क्या करना है? इस ओलियम में बेटा वाटर मिलाना है। ओलियम में वाटर मिलाने के बाद में मुझे मिल जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। तो चलो रिएक्शन देखते हैं। H2SO7 और प्लस H2O, एरो 2H2SO4, ये बन गया सल्फ्यूरिक एसिड, अम्लों का, जिसे अम्लों का राजा भी कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैंने आपको प्रिंसिपल बता दिया सल्फ्यूरिक एसिड का, कांटेक्ट प्रोसेस का प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया है, लैंग्वेज आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं इस डायग्राम को देखते हैं बेटा। इस डायग्राम को देखते हैं कि इस डायग्राम में किस तरीके से जो प्लांट होता है, ये प्लांट किस तरीके से काम करता है और इस प्लांट में क्या क्या प्रोसेस होते हैं उनके बारे में देखते हैं। चलिए, इधर ऊपर का ये जो फर्स्ट आपको स्तंभ दिखाई दे रहा है, फर्स्ट स्तंभ दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं सल्फर बर्नर। सल्फर बर्नर बोलते हैं। सल्फर बर्नर में क्या होता है? इसमें सल्फर यानी गंधक को रखा जाता है और गंधक को इस सल्फर बर्नर में जलाया जाता है। तो इधर से एयर अंदर की तरफ भेजी जाती है, एयर भेजी जाती है अंदर की तरफ। ये सल्फर होता है, इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चलने के बाद SO2 गैस में बदल जाता है। सल्फर होता है वो SO2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस सल्फर बर्नर से SO2 गैस और ऑक्सीजन गैस इस निकास नली से होती हुई पहुंचता है डस्ट चैम्बर में। इनको बोलते हैं बेटा डस्ट पार्टिकल, इनको बोलते हैं डस्ट पार्टिकल
यानी धूल के कण, धूल के कण होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। इसमें क्या होता है, SO2 और O2 गैस दोनों ही गैस इस निकास नली से होती हुई डस्ट चैम्बर में जाती है, जिसमें ऊपर से क्या करते हैं, भाप को प्रवाहित करते हैं, स्टीम प्रवाहित करते हैं, भाप को भेजते हैं। तो इस गैस में जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो स्टीम भाप से भीग करके भारी हो जाते हैं, भाप से भीग करके यानी स्टीम से भीग करके भारी हो जाते हैं और वो नीचे बॉटम में बैठ जाते हैं। ये मैंने दिखा दिया है कि डस्ट पार्टिकल्स नीचे की तरफ इस डस्ट चैम्बर में बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर SO2 गैस और O2 गैस, SO2 और O2 साथ साथ चल रही है, जो डस्ट पार्टिकल है वो नीचे आ गए। अब ये SO2 और O2 गैस को इस कूलिंग पाइप से गुजारते हैं, क्योंकि ये दोनों ही गैसें कैसी होंगी, हीट होंगी, गर्म होंगी, क्योंकि सल्फर बर्नर से डायरेक्ट आ रही हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड भी गर्म होगी और ऑक्सीजन गैस भी गर्म होगी। तो इस कूलिंग पाइप से इस गैस को ठंडा किया जाता है। ठंडा होने के बाद इस SO2 और O2 गैस को वॉशिंग टावर में भेजा जाता है, वॉशिंग टावर में धावन कक्ष में भेजा जाता है। धावन कक्ष में क्या होता है बेटा, ये क्वार्टज होता है इसका पत्थर, या लिख देता हूं मैं, क्वार्टज होता है पत्थर रखे हुए हैं। ये ऊपर से क्या कर रहा है, वाटर कर रहा है, ऊपर से वाटर कर रहा है। तो ये SO2 और O2 गैस इसमें धुल जाती है, पानी के द्वारा धुल जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं धुलाई कक्ष या धावन कक्ष या वॉशिंग टावर। फिर उसके बाद बेटा इस गैस को SO2 और O2 गैस को इस निकास नली से होते हुए भेजा जाता है ड्राइंग। अब यहाँ पर गैस है वो थोड़ी नम हो गई है, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों ही गैस नम हो गई है, क्योंकि उसकी धुलाई किससे की है, हमने वाटर से धुलाई की है, तो वो नम हो गई है। अब नम को शुष्क करने के लिए ड्राइंग टावर में इसको ले जाएंगे, इस गैस को ड्राइंग टावर में भेजते हैं। ड्राइंग टावर में क्या होता है, ऊपर से कंसंट्रेट H2SO4 गिरता है और ये क्वार्टज लगे हुए होते हैं, क्वार्टज पत्थर रखे हुए होते हैं, इसमें ऊपर से H2SO4 गिरता है। तो SO2 और ऑक्सीजन गैस में, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में जो भी नमी होती है वो इस सल्फ्यूरिक कंसंट्रेट H2SO4 द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है। तो वहां पर क्या हो जाता है इस टावर में, यानी ड्राइंग टावर में गैस शुष्क हो जाती है, ड्राइंग टावर में गैस शुष्क हो जाती है, सूख जाती है, उसका पानी होता है वो H2SO4 द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, हमें क्या मिल गया। और देखें यहाँ पर जो वेस्ट सब्सटेंस होते हैं इस पाइप से होते हुए नीचे की तरफ निकलते रहते हैं, वेस्ट सब्सटेंस होते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर गैस क्या हो गया, SO2 और O2, यहाँ तक बेटा SO2 और O2 गैस चली आ रही है, अभी उसका कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, केवल उसको प्यूरिफाई कर रहे हैं, कहीं नम कर रहे हैं, कहीं डस्ट पार्टिकल उसके अलग कर रहे हैं और कहीं उसको सुखा रहे हैं गैस को, इतना ही काम चल रहा है। SO2 और O2 दोनों ही गैस इसमें हैं। अब इस SO2 और O2 गैस को इस निकास नली से होते हुए कहां पर भेजा जाता है, आर्सेनिक प्यूरिफायर में भेजा जाता है, आर्सेनिक प्यूरिफायर में भेजा जाता है, जिसमें फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का उपयोग कि जो एक कैटालिस्ट का काम करता है, FeOH का उपयोग, इसमें आर्सेनिक ऑक्साइड जो होता है वो एक कैटालिस्ट होता है। आर्सेनिक जो ट्राई ऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं AH2O3, आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड, ये उत्प्रेरक विष को हटाने के लिए इस कक्ष में उत्प्रेरक विष, मैं बता दूंगा आपको उत्प्रेरक विष क्या है, AH2O3 एक विष का काम करता है, उत्प्रेरक विष का काम करता है। इस विष को हटाने के लिए इसमें जगह जगह हम क्या लगा देते हैं, FeOH का होल्ड रख देते हैं। तो क्या होता है कि इसकी
इसका जो विष होता है इसके द्वारा FeOH के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। फिर इस गैस को SO2 और O2, अभी हमारे पास क्या चल रहा है, SO2 और O2 गैसें चल रही है, वो किसी में भी चेंज नहीं हुए हैं। इस SO2 और O2 गैस को हम टेस्टिंग बॉक्स में ले जाते हैं, टेस्टिंग बॉक्स में ले जाते हैं। टेस्टिंग बॉक्स का काम होता है बेटा कि इसमें और कुछ विष तो नहीं रह गया है या कुछ अशुद्धियां तो नहीं रह गई हैं, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड की कुछ अशुद्धियां तो नहीं रह गई हैं, वो यहाँ से पता चलता है टेस्टिंग बॉक्स से। पर उसके बाद क्या करते हैं, टेस्टिंग बॉक्स के बाद गैस को ले जाते हैं बेटा रेगुलेटर में। रेगुलेटर का काम आपको पता है कि रेगुलेटर गैस को कंट्रोल करता है, जितनी मात्रा में हम चाहें उतनी मात्रा में आगे बढ़ा सकते हैं और हम चाहें तो उसको वहीं की वहीं रोक भी सकते हैं। रेगुलेटर इसको बोलते हैं बेटा रेगुलेटर, रेगुलेटर बोलते हैं इसको, रेगुलेटर। रेगुलेटर का काम होता है जितनी आवश्यकता होती है उतनी गैस को हम आगे बढ़ाते हैं और वहीं पर रोक दिया जाता है। रेगुलेटर, रेगुलेटर से गैस को हम आगे बढ़ाते हैं, किस कक्ष में ले जाते हैं, इस टावर में ले जाते हैं। इस टावर का नाम होता है बेटा कॉन्टैक्ट चैम्बर। इस टावर का जो नाम होता है वो होता है कॉन्टैक्ट चैम्बर। कॉन्टैक्ट चैम्बर में क्या होता है, B2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो एक कैटालिस्ट का काम करता है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड रखा हुआ होता है। और इस जो ये कक्ष है, जो ये टावर है, स्तंभ है, मीनार है, क्या क्या मैंने बोला स्तंभ, कक्ष या मीनार या टावर, कई नाम लिए हैं मैंने। इस टावर में क्या होता है, B2O5 रखा हुआ होता है और इस टावर का जो टेम्परेचर होता है वो 450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सेल्सियस होता है। देखिए SO2 और O2 गैस को बेटा, SO2 और O2 गैस को क्या करना है, इस कॉन्टैक्ट चैम्बर में हमें प्रवाहित करना है, भेजना है कॉन्टैक्ट चैम्बर में। तो इसमें B2O5 की प्रेजेंस में SO2 और O2 आपस में मिलकर के आपस में रिएक्ट होकर के SO3 गैस का निर्माण कर लेते हैं। SO3 गैस का यहाँ पर आके SO3 गैस का निर्माण कर लेते हैं। इस कक्ष का जो टेम्परेचर होता है, लिख देता हूं मैं, 450 डिग्री सेल्सियस होता है, 450 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होने वाली है, देखिए आप यहाँ पर रिएक्शन होगी बेटा, यहाँ लिख देता हूं मैं रिएक्शन SO2 प्लस O2, एरो के ऊपर बेटा B2O5 और नीचे क्या है 450 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर पर इस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड आपस में रिएक्ट होंगे और क्या बनाएंगे, देखिए आप SO3 गैस बनाएंगे, 2SO3 गैस बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2SO2 प्लस O2 रिएक्शन बैलेंस है और F2SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बन चुकी है। अब इस सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को क्या करना है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को यानी हम भेजेंगे किसमें, एब्जॉर्बिंग टावर में, अब शोषण कक्ष में भेजेंगे, अब शोषण कक्ष में एब्जॉर्बिंग टावर में भेजेंगे। इसमें एब्जॉर्बिंग टावर में भेजेंगे, इसमें ऊपर से क्या करता है, ऊपर से इसमें H2SO4 कंसंट्रेट H2SO4 गिरता है, ये है क्या कंसंट्रेट H2SO4 गिरता है, ये क्वार्टर लगे हुए हैं। अब ये SO3 गैस जो इस कक्ष में बनी है, कौन से कक्ष में बनी है, कॉन्टैक्ट चैम्बर में। कॉन्टैक्ट चैम्बर में जो SO3 गैस बनी है उसको हम किस में ले जाएंगे, एब्जॉर्बिंग टावर में ले जाएंगे। एब्जॉर्बिंग टावर में भेजने के बाद में क्या होगा, ऊपर से कंसंट्रेट H2SO4 गिरता है। जवाब दें आप, यस। देखें क्या गिरता है, ऊपर से H2SO4 कंसंट्रेट H2SO4 गिरता है। तो क्या होगा, SO3 गैस
कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्ट होकर के ओलियम बना लेता है। देखिए इस यहाँ से इस ओलियम को निकाल के हम एकत्रित कर लेते हैं। ये ओलियम इकट्ठा हो रहा है। जो वेस्ट गैसेस होती हैं वो ऊपर से बेटा निकलती रहती हैं। वेस्ट गैसेस, जो वेस्ट गैस होती हैं वो ऊपर से निकलती रहती हैं और जो ओलियम होता है वो हमें नीचे से प्राप्त हो जाता है। तो चलो देखते हैं फिर एक बार इसको। यानी कुल मिलाकर ये हमें ध्यान रखना है कि पूरे इस प्रोसेस में, पूरे इस प्लांट में सल्फर बर्नर से लेकर के और कहां तक, सल्फर बर्नर से लेकर के और यहां तक यानी रेगुलेटर तक हमें क्या क्या लेके आए हम उसको, SO2 गैस और ऑक्सीजन गैस को यहां तक लेकर के आए। जो भी SO2 और O2 में चेंजिंग हुआ वो कहां पर हुआ, इस टावर में हुआ जिसका नाम है क्या, कॉन्टैक्ट चैम्बर। कॉन्टैक्ट चैम्बर में जाके सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनी है और यहाँ तक क्या आते रहे हैं, यहाँ तक SO2 गैस और ऑक्सीजन गैस साथ साथ चलते रहे हैं। बातें क्लियर हो गई हैं यहाँ से। अब देखते हैं यहाँ पर बेटा हीटर लगा हुआ होता है, इस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये हीटर लगा हुआ होता है, हीटर लगा हुआ होता है। देखिए आप हीटर किस लिए लगाते हैं, हीटर इसलिए लगाते हैं कि इसका जो टेम्परेचर होता है जैसे 450 डिग्री सेल्सियस से कम तो नहीं है, अगर कम है तो इस हीटर के द्वारा गैसेस को और हीट कर दिया जाता है ताकि उतने टेम्परेचर पर आपस में वो SO2 और ऑक्सीजन यानी सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्ट हो सके। निश्चित टेम्परेचर होता है 450 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से बेटा इससे इस डायग्राम को देख के हम थ्योरी को बना सकते हैं। और डायग्राम बना लिया तो थ्योरी लिखने में आपको कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। समझ रहे ना। एक बार फिर निगाह मारते हैं, फटाफट देखते हैं। सबसे पहले सल्फर, जो सल्फर बर्नर होता है, सल्फर बर्नर में क्या करते हैं, सल्फर को जलाया जाता है। सल्फर को जलाते हैं तो क्या मिलता है वहां पर, SO2 और O2, SO2 और O2 गैस मिलती है। इस SO2 और O2 गैस को हम किस में ले जाते हैं, टेस्ट चैम्बर में ले जाते हैं जिसमें ऊपर से भाप भेजी जाती है। तो क्या होता है, जो गैस होती है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो भाप से भीग करके थोड़े भारी हो जाते हैं और नीचे बॉटम में बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, इस गैस को वॉशिंग टावर में ले जाते हैं धुलाई करने के लिए। वॉशिंग टावर में ऊपर से पानी गिरता है बेटा, यहाँ पर ये दोनों गैसें आपस में क्या होता है, धुल जाती हैं, सफाई हो जाती है, पानी से धुल जाती हैं। गैसेस पानी से धुलने के बाद में गैसेस नम हो जाती हैं, गैसेस नम हो जाती हैं। इस नमी को दूर करने के लिए इन गैसों को हम किसमें प्रवाहित करेंगे बेटा, देखिए आप इसमें प्रवाहित करेंगे ड्राइंग टावर में भेजते हैं, ड्राइंग टावर में भेजते हैं। तो ड्राइंग टावर में ऊपर से कंसंट्रेट H2SO4 करता है, ड्राइंग टावर में ऊपर से कंसंट्रेट H2SO4 करता है। तो गैस के अंदर जो नमी होती है वो कंसंट्रेट H2SO4 के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, अवशोषित कर ली जाती है। अब इस SO2 और O2 गैस को क्या करना है, SO2 और O2 गैस को आर्सेनिक प्यूरिफायर में भेजते हैं। आर्सेनिक प्यूरिफायर में क्या होता है कि जो अशुद्धियां होती हैं, आर्सेनिक की जो अशुद्धियां होती हैं वो FeOH के वोल्टेज के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। फिर इस गैस को टेस्टिंग बॉक्स में भेजते हैं। टेस्टिंग बॉक्स इसलिए लगाया जाता है कि इसमें जो गैसें हमें मिली हैं उन गैसेस में जो प्यूरिफाई हुई हैं उन गैसेस में कुछ आर्सेनिक की अशुद्धियां तो नहीं रह गई हैं, इसके लिए टेस्टिंग बॉक्स लगाया जाता है। फिर इसको रेगुलेटर में भेजा जाता है। रेगुलेटर से क्या करना है, इस गैस को जैसे टेम्परेचर उसका क्लियर है 450 डिग्री सेल्सियस है तो सीधे जाने देते हैं गैस को, किसमें जाने देते हैं बेटा, इस कक्ष का नाम होता है कॉन्टैक्ट चैम्बर, जिसमें वेनेडियम पेंटाऑक्साइड 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा हुआ होता है। तो SO2 और O2 गैस जब इस कॉन्टैक्ट चैम्बर में पहुंचते हैं तो आपस में रिएक्ट होकर के SO3 गैस का निर्माण करते हैं। इस SO3 गैस को फिर हम ले जाते हैं इसमें
इस कक्ष में ले जाते हैं। इस कक्ष का नाम है एब्जॉर्बिंग टावर। एब्जॉर्बिंग टावर जिसमें ऊपर से कंसंट्रेट H2SO4 गिरता है। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जब H2SO4 के साथ रिएक्ट होती है तो ओलियम का वहां पर निर्माण होता है और ओलियम में बेटा पानी मिला करके हम H2SO4 प्राप्त कर लेते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डायग्राम का। डायग्राम मैंने बना दिया है, एक्सप्लेन भी कर दिया है। अब देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। स्क्रीनशॉट ले लें आप, स्क्रीनशॉट ले लें फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज। कॉन्टैक्ट चैम्बर की बात कर रहे थे, सल्फ्यूरिक हमारा बन चुका है बेटा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कलरलेस एंड स्मेललेस लिक्विड होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट, कलरलेस एंड स्मेललेस लिक्विड होता है। स्मेललेस लिक्विड होता है, यानी कोई भी स्मेल नहीं आती है और ना ही इसका कोई कलर होता है। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, इसकी जो डेंसिटी होती है, सल्फ्यूरिक एसिड की जो डेंसिटी होती है वो 1.8 होती है। डेंसिटी 1.8 होती है। इसका जो एलपी होता है बेटा वो 10.5 डिग्री सेल्सियस होता है। एलपी थर्ड नंबर है। मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका वो 10.5 डिग्री सेल्सियस होता है। 10.5 डिग्री सेल्सियस। फोर नंबर इसका जो बीपी होता है, इसका जो बीपी है, बीपी होता है इसका 300 डिग्री सेल्सियस। 300 डिग्री सेल्सियस बीपी होता है इसका। देखें वाटर सॉल्युबल होता है। 5 नंबर वाटर सॉल्युबल होता है, यानी पानी में विलीन होता है। वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल होता है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। कलरलेस एंड स्मेललेस लिक्विड होता है। डेंसिटी इसकी 1.8 होती है। एमपी 10.5 डिग्री सेल्सियस। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 300 डिग्री सेल्सियस और वाटर सॉल्युबल होता है। बातें क्लियर है इतनी? चलिए नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेते जाएं आप। नेक्स्ट है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। थोड़ी स्ट्रक्चर पर भी ध्यान दे लेते हैं, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी। यानी लिक्विड है तो इसमें क्या हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और किस टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। दो मॉलिक्यूल किस टाइप से आपस में जुड़े हुए होंगे, दो मॉलिक्यूल किस प्रकार से आपस में कनेक्ट होंगे, जुड़े हुए होंगे। देखिए आप, सल्फर एस, एक OH यहां पर होगा बेटा, एक OH यहां पर होगा, एक ऑक्सीजन यहां पर, एक ऑक्सीजन यहां पर। H2SO4 अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ होगा, इसीलिए लिक्विड फॉर्म में होता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड जिसमें पाया जाता है वो सभी लिक्विड फॉर्म में होते हैं और जितने भी लिक्विड होते हैं उन सभी में उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। चलिए अब यहाँ पर क्या होगा, देखें क्या करना है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर HO, यहाँ पर भी बेटा HO और ये आपस में किससे कनेक्ट होंगे, सल्फर से। इधर क्या होगा, देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड होगा बेटा, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड होगा। इधर देखें यहाँ पर भी डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़े हुए होंगे। फिर आगे चल के नेक्स्ट मॉलिक्यूल जुड़ेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे जुड़ेगा। ये स्ट्रक्चर होगी किसकी,
सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर होगी। सल्फ्यूरिक एसिड लिक्विड फॉर्म में होता है, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसलिए लिक्विड फॉर्म में होता है। चलिए नेक्स्ट है बेटा, अब देखिए क्या होता है। वाटर सॉल्युबल है, वाटर में जब वाटर सॉल्युबल है बेटा तो वाटर में इसको घोलेंगे तो क्या होगा देखिए आप। H2SO4 एरो H2O वाटर सॉल्युबल है, तो मिला रहे हैं तो किस तरीके से इसका आयनाइजेशन होगा वो देखिए आप। H+ अलग हो जाएगा और HSO4 पर नेगेटिव चार्ज, ये आयंस बाइसल्फेट अलग हो जाएगा। दूसरे टाइप से देखते हैं H2SO4, ऐसे भी इसका आयनाइजेशन हो सकता है H2O और 2H+ और SO4 2 नेगेटिव चार्ज, इस टाइप से भी इसका आयनाइजेशन हो सकता है, यानी बाइसल्फेट भी मिलेगा और सल्फेट भी मिलेगा। इन दो टाइप से इसका वाटर में आयनाइजेशन हो सकता है। चलिए नोट करते जाएं आप जल्दी से। टेम्परेचर इफेक्ट, टेम्परेचर इफेक्ट 5 नंबर डालेंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया करें या नोट कर लिया करें। टेम्परेचर इफेक्ट देखो बेटा, टेम्परेचर एक तो लो टेम्परेचर पर क्या होगा, लो टेम्परेचर दो पार्ट में बता रहा हूं इसको, लो टेम्परेचर और सेकंड है हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर, दोनों टेम्परेचर पर रिएक्शन, इसका जो डिकम्पोजिशन होगा वो किस तरीके से होगा। लो टेम्परेचर पर बेटा पानी बनेगा और SO3 गैस बनेगी लो टेम्परेचर पर, तो H2SO4 एरो वाटर बनेगा बेटा और SO3 गैस बनेगी लो टेम्परेचर पर। लो टेम्परेचर पर किसमें ये टूट जाएगा बेटा, पानी में, यानी H2O बना लेगा और SO3 गैस बना लेगा। अगर हाई टेम्परेचर में इसको हीट किया जाए, हाई टेम्परेचर में इसको हीट करेंगे तो पानी भी बनेगा, SO2 गैस बनेगी और ऑक्सीजन भी बनेगी हाई टेम्परेचर पर। तो H2SO4 एरो हाई टेम्परेचर, तो SO2 भी बनेगा बेटा, H2O भी बनेगा और ऑक्सीजन गैस भी बनेगी। देखिए आप रिएक्शन को बैलेंस करना है आपको। देखिए ऑक्सीजन इस साइड कितने हो गए, 5 हो गए, लेकिन इस साइड कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ से हम 2 हटा देते हैं। चलिए नवजात ऑक्सीजन हमें मिल गया। ये रिएक्शन केमिकल रिएक्शन में काम आने वाली है, ये वाली रिएक्शन हाई टेम्परेचर वाली रिएक्शन। तो हाई टेम्परेचर पर इसको हीट करते हैं तो SO2 गैस मिलती है, वाटर मिलता है और एक नवजात ऑक्सीजन मिलता है, नवजात ऑक्सीजन मिलता है। केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। कार्बन सल्फर फास्फोरस, कार्बन सल्फर फास्फोरस केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए फर्स्ट नंबर कार्बन, कार्बन के साथ रिएक्ट विद कार्बन, ऐसे लिखते हैं रिएक्ट विद कार्बन। चलिए ये वाली रिएक्शन तो हमें नोट करनी है भैया जी, समझ रहे हैं। तो क्या है देखिए आप, H2SO4 एरो गरम किया इसको, किसमें टूट गया ये, SO2 में, H2O में और ये नवजात ऑक्सीजन मिल गया, नवजात ऑक्सीजन मिल गया। अब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर के CO2 गैस बनाएगा, तो C+ यहाँ पर लिख दे रहा हूं नवजात ऑक्सीजन के साथ, नवजात ऑक्सीजन के साथ, तो C+2O एरो CO2। अब यहाँ पर बेटा ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो
तो इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, दिख रहा है ना उधर। 2 का मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि ये नवजात ऑक्सीजन से नवजात ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 है वहाँ भी 2 है, वो निगेटिव वाले या पॉजिटिव वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, नीचे लाइन खींचेंगे, क्या बचेगा। इस रिएक्शन में मल्टीप्लाई करते हुए लिखना है, रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते हुए लिखना है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2H2SO4 और प्लस सी एरो, एरो के आगे देखिए 2SO2 होगा, यहाँ पर बेटा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2SO2 प्लस CO2 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2H2O। रिएक्शन को नोट करते जाएं आप। रिएक्शन थोड़ी इस टाइप से ज्यादा बड़ी हो जाती है, डायरेक्ट में इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, जो नीचे मैंने जोड़ के लिखा है, रिएक्शन को ऐड करके लिखा है, तो इसमें रट्टा लगाना पड़ेगा आपको, इसमें रट्टा नहीं लगाना है। नोट करते जाएं। सेकंड देखें, सेकंड है बेटा सल्फर के साथ जिस तरीके से कार्बन के साथ ये रिएक्शन वैसे ही सल्फर के साथ भी होगी, जैसे कार्बन के साथ भी है वैसे सल्फर के साथ होगी। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर सेकंड, react with sulfur, जल्दी जल्दी देखते जाएं। सल्फर देखिए सेकंड में तो क्या है, हाई टेम्परेचर पर सल्फ्यूरिक एसिड को हीट करेंगे, हाई टेम्परेचर पर, तो क्या मिलेगा, अभी क्या मिला था, SO2 गैस मिली थी, वाटर मिला था और नवजात ऑक्सीजन मिला था, एक तो मिला था। चलिए नेक्स्ट सल्फर है, सल्फर, सल्फर को क्या करेंगे, सल्फर को ऑक्सीजन में जलाएंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, तो SO2 मिलेगा। यहाँ पर नीचे लाइन खींचते हैं, यहाँ पर बेटा 2 ऑक्सीजन है, तो इस रिएक्शन में हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 ऑक्सीजन से 2 ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 2H2SO4 प्लस S और एरो, एरो के आगे क्या है 2SO2 और प्लस 2SO2, एक SO2 2SO2 बेटा ये है और एक SO2 ये है, तो कितने SO2 हो गए बताएं, 3SO2 हो गए, यहाँ पर 3SO2 प्लस H2O, इतना ही तो बचा। रिएक्शन को नोट कर लें, ये हमें रिएक्शन प्राप्त हुई है सल्फर के साथ, यानी सल्फ्यूरिक एसिड की सल्फर के साथ क्या रिएक्शन होगी, वो ये होगी। चलिए नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेते जाएं जल्दी से। नेक्स्ट है बेटा, इस रिएक्शन को याद रखते हैं कि हाई टेम्परेचर पर सल्फ्यूरिक एसिड किसमें ब्रेक होता है, SO2 H2O और नवजात ऑक्सीजन बनाता है जब उसको हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं फास्फोरस के साथ, जल्दी करें, रेज करते हैं इसको। थर्ड नंबर फास्फोरस के साथ क्या रिएक्शन होगी, फास्फोरस के साथ देखें तो फर्स्ट स्टेप में थर्ड नंबर है फास्फोरस, फास्फोरस का सिंबल है P4, फास्फोरस का सिंबल है P4। चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में H2SO4 हाई टेम्परेचर पर इसको हीट करना है, तो क्या मिलेगा, हाई टेम्परेचर पर हीट करने से मिलेगा SO2 प्लस H2O प्लस नवजात ऑक्सीजन, ये मिलेगा, दिख रहा है ना उधर का। चलिए दिख रहा है। अब फास्फोरस P4O10 सेकेंड स्टेप में, सेकेंड स्टेप तो P4 प्लस फास्फोरस है 10 ऑक्सीजन के साथ, नवजात ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऑक्साइड बनाएगा, वो होगा P4O10, P4O10 ये ऑक्साइड होगा P4O10। चलिए P4O10 वाटर के साथ रिएक्ट होकर के बना लेगा H3PO4, P4O10 वाटर के साथ
करके बनाएगा H3PO4, H3PO4। रिएक्शन को देखें अच्छे से, H3PO4। अब बैलेंस कर लो, यहाँ पर 6 दूनी 12 है, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं। आप बोलो, अब तो बैलेंस है। चलिए बैलेंस है, अब क्या करना है, ऊपर वाले रिएक्शन में 10 का मल्टीप्लाई करना है। तो 10 का मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 10 नवजात ऑक्सीजन से 10 नवजात ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएंगे, P4O10 से P4O10 कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बचा, जो बचा उसको जोड़ के हम लिख सकते हैं नीचे। बोलो, कर सकते हैं? कितने बच्चे कर लेंगे इसको जोड़ के, कितने बच्चे रिएक्शन लिख लेंगे बताएं। अब ज्यादा कुछ नहीं है लिखने के लिए, तो आप लिखते हैं। तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10H2SO4 प्लस इसमें क्या है, P4 है, प्लस इसमें क्या बचा है, 6H2O बचा हुआ है। एरो इधर आ जाओ, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10SO2 हो जाएगा, प्लस 10H2O हो जाएगा, 10H2O हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। 10H2O में से 6H2O को माइनस करेंगे बेटा, तो इस साइड में देखें आप, यहाँ पर 6H2O है और यहाँ पर 10H2O में लिखने जा रहा हूँ, तो इधर वाली संख्या ज्यादा है, तो 10H2O में से मैं 6H2O माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, 4H2O बचेगा। तो यहाँ से इसको हटा देते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं, क्या मिला, 10SO2 मिला प्लस 4H2O मिला, यानी 10H2O में से 6H2O माइनस करना है, कुछ नहीं करना है। चलिए, तो क्या बचा, 4H2O मिला मुझे, और नीचे क्या मिला, नीचे मिला प्लस 4H3PO4 मिला। चलिए, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, टाइम काफी ओवर हो रहा है बेटा, क्लास का टाइम समाप्त होने जा रहा है। नेक्स्ट देखें आप, इसी तरीके से आप रिएक्शन कर लेंगे KBr से, KBr से रिएक्शन कर सकते हैं। 4 नंबर, रिएक्ट विद KBr, रिएक्ट विद KBr। देखें आप, KBr के साथ H2SO4 रिएक्ट होता है तो क्या बनाएगा, देखें, बनाएगा बेटा, क्या बनाएगा, KHSO4 प्लस HBr, KHSO4 पोटेशियम बाइसल्फेट और HBr बनाएगा। ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप देखें बेटा, जो ये HBr है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट होकर के बना लेगा वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड और Br2 बना लेगा। तो 2HBr प्लस H2SO4 एरो, इधर का दिख रहा है लड़का, दिख रहा है सर, वेरी गुड, दिख रहा है। तो 2H2O प्लस SO2, देखें रिएक्शन को, 2HBr प्लस H2SO4, SO2 प्लस बचा क्या है, इसको Br बचे प्लस Br2। नीचे लाइन खींच लेंगे बेटा, नीचे लाइन खींच लिया, ऊपर वाली रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो Br HBr यहाँ पर भी 2 हो जाएंगे, 2HBr से 2HBr कैंसिल हो गया। अब जो बचा है उसको मल्टीप्लाई करते हुए लिखते जाएंगे। तो क्या बचा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2KBr प्लस इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2H2SO4 ये हो गए, H2SO4 ये, तो क्या हो गया, 3H2SO4 ऐड कर दिया, एरो लगाते हैं, आगे चलते हैं, 2KHSO4 प्लस, अब 2KHSO4
प्लस SO2 प्लस Br2। दिख रहा है ना बेटा उधर का? दिख रहा है? चलिए नोट कर लें आप, जल्दी करें। इसी तरीके से आपको और भी रिएक्शन लिखनी है, तो रिएक्शन और भी लिखनी है, मैं दे देता हूं आपको सॉल्व करने के लिए। NaCl प्लस KI, NaCl और KI के साथ रिएक्शन को लिखना है। नेक्स्ट है HI के साथ, H2S के साथ, HI के साथ और H2S के साथ ये रिएक्शन आपको और सॉल्व करनी है, जल्दी करें। तो आज का टॉपिक बच्चों, आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। H2SO4 को अच्छे से आप पढ़ें, वीडियोज को एक तरफ से देखें, आप बीच बीच में प्ले करके वीडियोज को ना देखें तो आपके कुछ समझ में नहीं आएगा, आपका नुकसान हो सकता है। चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास लेने के लिए बेटा थैंक यू, और बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो न्यू वीडियोज आती हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में 90+ मार्क्स ला सकें। चलिए थैंक यू।